हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिंदे है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैं यहीं उत्तराखंड के ही एक पुलिस स्टेशन में काम करता हूं। आप अगर मेरे पुराने केस की कहानियां सुने होंगे तो आपको मेरे बारे में पता होगा कि मैंने यहाँ कैसे कैसे रहस्यों से भरे केस को सोल्व किया है। अभी पिछले ही केस में मैं और हंटर विक्रांत हम दोनों मिलकर एक गांव को इंसानी भेड़ियों के कहर से आजाद करवाया। आप अगर उस कहानी को नहीं सुने हैं तो आप उस कहानी को भी सुन सकते हैं। खैर, अब आज किस कहानी पर आते हैं। वो अक्टूबर का महीना था, नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। मैं सुबह के लगभग 9 बजे ही पूजा पाठ करके पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। मैं वहां बैठा एक केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने जब कॉल उठाया तो कॉल पे कोई महिला थी जो मुझसे बात कर रही थी। उनका कहना था कि सर, मैं एक अनाथ आश्रम की ओनर बोल रही हूँ। मैं यहीं पास के एक गांव में अनाथ आश्रम को चलाने का काम करती हूँ। हमारे पास कुल 20 बच्चे थे, लेकिन पिछली रात सारे बच्चे इस अनाथ आश्रम से कहीं गायब हो गए। वो सारे बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सारे खिड़की दरवाजा बंद होने के बाद भी वो सारे बच्चे उस कमरे से कहीं गायब हो गए। सुबह के वक्त जब बहुत बार आवाजें लगाने के बाद भी किसी ने दरवाजे को नहीं खोला तो हमने उस दरवाजे को तोड़ डाला और जब अंदर पहुंचे तो अंदर एक भी बच्चा था ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर सारे बच्चे बंद पड़े कमरे से कहां चले गए। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं हवलदार मुकेश को बुलाते हुए कहने लगा, मुकेश, रिपोर्ट लिखो। उसके बाद सबसे पहले मैं उस औरत का नाम और पता पूछा, जिसे मुकेश ने एक पन्ने पर लिख लिया था। और फिर मैं उस औरत से कहने लगा, क्या आप मुझे उन बच्चों का नाम बता सकती हैं जो बच्चे गायब हुए हैं, या फिर उनका फोटो है आपके पास? तो उनका कहना था, हाँ सर, मैं उन बच्चों का नाम भी बताऊंगी और फोटो भी आपको दूंगी। जब आप यहाँ इस अनाथ आश्रम में छानबीन के लिए आइएगा तब मैं उसी समय उन बच्चों का नाम भी बता दूंगी और फोटो भी दे दूंगी। अब मैं भी उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंचता हूँ। इतना बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया और मुकेश से कहने लगा, मुकेश, क्या तुम इस एड्रेस के बारे में कुछ जानते हो? ये कहाँ पे पड़ता है? तो उसका भी कहना था, हाँ सर, ये अपने ही शहर के पास वाले गांव का एड्रेस है, वहां के अनाथ आश्रम का एड्रेस है। तो मैं भी कहने लगा, तो फिर ठीक है, चलो जीप निकालो, हमें अभी के अभी वहां पर पहुंचना है। 20 बच्चे गायब हुए हैं वहां से। अब मुकेश भी जीप लेकर आ गया और हम दोनों उस जीप में बैठकर इस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़े। समय लगभग दिन के 11 बजे का था और मुकेश जीप को चलाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। पहले तो हमें अपने शहर को पार करना पड़ा। उसके बाद हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां मुश्किल से 50 घर होंगे। मुकेश वहीं उसी गांव के सड़क के किनारे जीप को खड़ा कर दिया, क्योंकि आगे अब पगडंडियों वाला रास्ता था जो इस गांव के पहाड़ी की ओर जा रहा था। तभी मुकेश मुझसे कहने लगा, सर, जीप से नीचे उतरिए, अब हमें आगे पैदल ही चलना होगा, क्योंकि वहां हमारी जीप नहीं जा सकती। फिर हम दोनों जीप से नीचे उतरकर पैदल ही उस पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर आगे चलने के बाद हम उस अनाथ आश्रम तक पहुंच चुके थे। यह अनाथ आश्रम यहाँ इस छोटी सी काली पहाड़ी के पास बना हुआ था, जिसके एक ओर नदी गुजर रही थी। इस अनाथ आश्रम के चारों ओर 4 दीवारी को बनाया गया था, जिसके अंदर कई सारे बच्चों के लिए झूले को लगाया गया था। और मैं उस अनाथ आश्रम की ओर देखता हुआ ये सोचने लगा, कैसा सुनसान जगह में इस अनाथ आश्रम को बनाया गया है। यहाँ तो कोई भी किडनैपर पर आकर बच्चे को उठाकर लेकर जा सकता है। मैं यही सोचता हुआ उस अनाथ आश्रम के अंदर पहुंचा। वहाँ अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जिसके आसपास 2 व्यक्ति खड़े थे। वो महिला हमें देखते ही कहने लगी, आइए आइए सर, ये रहा वो कमरा, ये है वो कमरा जहाँ से सारे बच्चे गायब हुए हैं। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं भी चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा। उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया था, जिसे इन्होंने ही तोड़ा था। मैं उस कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले उस कमरे के सारे लाइटों को ऑन किया और तब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश, यहाँ के सभी खिड़कियों को चेक करो, सभी खिड़की को चेक करो। देखो, यहाँ किसी भी खिड़की का ग्रिल तो नहीं उखड़ा हुआ। हो सकता है किडनैपर खिड़की के जरिए ही यहाँ इस कमरे के अंदर आया होगा और यहाँ से बच्चे को उठा कर लेकर गया होगा। अच्छे से चेक करो। वहाँ मुकेश भी सभी खिड़कियों को चेक करने लगा और तभी मेरी नजर पड़ी वहाँ सीसीटीवी कैमरे के ऊपर। उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया था और मैं
उस औरत से कहने लगा, आपने इस कैमरे को चेक किया या नहीं? देखिए, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। मेरे इस बात को सुनकर वो औरत कहने लगी, सर मैं पहले ही इस कैमरे को चेक कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ पता ही नहीं चला। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, चलिए एक बार फिर से चेक कीजिए, कहाँ पे है, कहाँ पे इस कैमरे का मॉनिटर? तो उनका कहना था, यहीं ऑफिस में है। फिर मैं चलता हुआ उस औरत के साथ ऑफिस में पहुंचा और जब मैंने खुद से उस कैमरे को चेक किया तो मैं भी हैरान था। वहां रात के लगभग 12 बजे सभी बच्चे सो रहे थे। उस कमरे में एक लाइट जल रही थी और तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वहां फुटेज में सिर्फ सफेद सफेद लाइन दिखना शुरू हो गया था। वहां पूरे स्क्रीन पर सिर्फ सफेद लाइन दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कैमरे में कुछ एरर आ गया है, लेकिन ये एरर सिर्फ 5 मिनट के लिए था। 5 मिनट बाद स्क्रीन पर से वो सफेद लाइनें हट चुकी थी और वहां फिर से सब कुछ रिकॉर्ड होना शुरू हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही एरर हुआ और 5 मिनट बाद फिर से सब कुछ रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। लेकिन जब मैंने वहां आगे के फुटेज को देखा, मैं बहुत ज्यादा हैरान था। वहां उस फुटेज में से सारे बच्चे गायब थे। उस कमरे में लाइटें जल रही थी, दरवाजा बंद था, सारी खिड़कियां बंद थी, लेकिन बच्चे वहां से गायब थे। मैं समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ 5 मिनट के लिए कैमरे में एरर आया और इन 5 मिनट में कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ बंद कमरे से सारे बच्चे गायब हो गए। मैं ऑफिस से बाहर निकला और उस कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचते मुकेश मुझसे कहने लगा, सर मैंने यहाँ सारे खिड़कियों को अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ किसी भी खिड़की के ग्रिल उखड़े हुए नहीं हैं। मैं हैरान था, आखिर बंद पड़े कमरे से बच्चे कहाँ गायब हो गए? क्या बच्चों को जमीन निकल गई? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं बच्चों को गायब करने के पीछे इन अनाथ आश्रम वालों का ही तो हाथ नहीं। मैं उस औरत को बुलाकर कहने लगा, देखिए सच सच बताइए, कहीं आपने ही तो उन बच्चों को गायब नहीं किया और आप जानबूझकर पुलिस को कॉल करके ये बता दिए ताकि पुलिस वाले आपके ऊपर शक न करे? सच सच बताइए, वरना अगर मुझे बाद में पता चला तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब मेरे इस बात को सुनकर वो औरत मुझसे कहने लगी, क्या सर आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? मैं 20 सालों से यहाँ पे 20 सालों से इस अनाथ आश्रम को चला रही हूँ। यहाँ से कई सारे बच्चे जो बड़े होकर अभी जॉब कर रहे हैं और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ इस सुनसान इलाके में अपने अनाथ आश्रम को क्यों बना कर रखी हैं? आप शहर में या फिर वहाँ गांव के बीच भी तो अनाथ आश्रम को बना सकती थी, यहाँ सुनसान इलाके में क्यों? अब मेरे इस बात को सुनकर उस औरत का कहना था, क्योंकि यहाँ शहरों के जैसा शोर शराबा या फिर प्रदूषण नहीं है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, जो कि बच्चों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यही कारण है कि मैं यहाँ अपना अनाथ आश्रम बना कर रखी हूँ। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, ठीक है, ये तो जांच का विषय है। जांच करने पर अगर मुझे पता चला कि आप इसके पीछे हैं या फिर आपका हाथ इसके पीछे है तो सोच लीजिएगा आपके साथ बहुत बुरा होगा। दीजिए, सभी बच्चों का फोटो दीजिए और उनका नाम दीजिए। फिर कुछ ही देर में वो एक कमरे से सभी बच्चों के फोटो लेकर आ गई और वो सभी बच्चों का नाम बताती गई। मैं वहीं एक डायरी में सभी बच्चों का फोटो चिपका कर सभी बच्चे के फोटो के ऊपर नाम लिखता चला गया ताकि मुझे पहचान में आ सके कि कौन से बच्चे का नाम क्या है। अब मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश तुमने उस कमरे को अच्छे से चेक तो कर लिया है ना? तो मुकेश का कहना था, नहीं सर, मैंने तो सिर्फ खिड़कियों को ही चेक किया हूँ, उस कमरे को मैं ज्यादा अच्छे से चेक नहीं किया। तो मैं कहने लगा, चलो चलो एक बार फिर से उस कमरे को चेक करते हैं, हो सकता है इस बार कुछ सुराग मिल जाए। यही सोचकर मैं उस कमरे में गया और अच्छे से चेक करने लगा। वहां अच्छे से चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वहां जमीन पर कुछ सफेद सफेद सा गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि ये जैसे राख है यहाँ जो जमीन पर बिखरा हुआ है सभी जगह। मैं समझ नहीं पा रहा था यहाँ कमरे के अंदर राख कहाँ से आया। मैं उस औरत को बुलाया और उस औरत से पूछने लगा, यहाँ कमरे की साफ सफाई नहीं की जाती क्या? यहाँ कमरे के अंदर राख कहाँ से आया? तो उनका कहना था, मुझे नहीं पता सर, यहाँ कमरे के अंदर राख कैसे आ सकता है? यहाँ कमरे की सफाई तो हर रोज की जाती है। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, तो फिर यहाँ कमरे के अंदर राख कैसे है? उनका भी कहना था, सर मुझे नहीं पता। वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं वहां छत की ओर देखने लगा। कहीं छत में तो कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ जो यहाँ जमीन पर गिर रहा है, लेकिन वहां छत में भी कुछ ऐसा नहीं था। और तभी
मेरी नजर पड़ी वहीं उसी कमरे के ईस्ट साइड वाले दीवार पे। वहां उस दीवार के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा खिड़की बनाया गया था, जिसके ऊपर सीमेंट से बने हुए ग्रिल को लगाया गया था। उस ग्रिल में बहुत अच्छे डिजाइन बने हुए थे, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ग्रिल उस खिड़की से उखड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उसे उखाड़ कर फिर से उसी खिड़की में घुसा कर रख दिया गया हो। ये खिड़की इतनी बड़ी थी कि इससे कोई भी इंसान आसानी से आ जा सकता था। मैं उस औरत से कहने लगा, वो ऊपर वाली खिड़की का ग्रिल उखड़ा हुआ है क्या? तो उनका कहना था, हाँ सर, अभी कुछ महीने पहले ही उस खिड़की का ग्रिल उखड़ चुका था और उसके बाद हमने उस ग्रिल को वहीं उसी खिड़की के अंदर सिर्फ रख दिया। वो औरत ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, तो फिर यकीनन वो किडनैपर इसी खिड़की के जरिए यहाँ इस कमरे के अंदर आया होगा। वो या तो किसी लोहे की सीढ़ी के जरिए या फिर किसी रस्से की मदद से, मोटे रस्से की मदद से यहाँ इस कमरे के अंदर आया होगा। और वो सबसे पहले तो उन बच्चों को कोई बेहोश कर देने वाला इत्र सुंघाया होगा। उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों को यहाँ से लेकर गया होगा, क्योंकि यहाँ इस कमरे में आने के लिए कोई और जगह तो है नहीं। इस कमरे में सिर्फ उसी खिड़की के जरिए आया जा सकता है। हो ना हो ऐसा ही होगा। मैं उस औरत से ऐसा कह रहा था और वो मुझसे कहने लगी, सर अगर ऐसा है तो फिर जिस समय यहाँ से बच्चे गायब हुए थे उस समय कैमरे में अपने आप इधर कैसे आ गया? वो औरत मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उनसे कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैमरे में अपने आप इधर नहीं आ सकता। हो ना हो इस काम में आपके ही किसी आदमी का हाथ है जो यहाँ आपके साथ इसी अनाथ आश्रम में रहता है। वही यहाँ कैमरे को बंद किया होगा या फिर कैमरे के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया होगा। क्योंकि अगर मैं मान भी लूं कि कैमरे में अपने आप एरर आया तो फिर 5 मिनट बाद वो कैमरा अपने आप सही कैसे हो गया? उसमें जो एरर था वो खत्म कैसे हो गया? यकीनन आपके ही किसी आदमी ने इस कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया होगा और फिर 5 मिनट बाद उसे सही कर दिया होगा और इतने समय में वो सारे किडनैपर बच्चे को उठाकर लेकर चले गए। अब मेरे इस बात को सुनकर वहां उस औरत के पास वो जो 2 व्यक्ति खड़े थे वो मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप हमारे ऊपर शक मत कीजिए। तो मैं उनसे कहने लगा, ये तो जांच का विषय है, अगर आपने ऐसा कुछ किया होगा तो जल्दी मुझे पता चल जाएगा। मैं इतना बोलकर मुकेश से कहने लगा, मुकेश चलो अब हमें अपने पुलिस स्टेशन जाना है। उसके बाद हम उस अनाथ आश्रम से बाहर निकल आए और चलते हुए जीप तक पहुंचे। जीप को लेकर हम अपने पुलिस स्टेशन आ गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैं पुराने फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। मैं ऐसे फाइलों को ढूंढ रहा था जो बच्चों के किडनैपिंग के केस से जुड़ा हुआ हो। मैं वहां देख रहा था कि आखिर पिछले 10 सालों में कितने किडनैपर को पकड़ा गया है और कौन कौन से किडनैपर अभी भी जेल में हैं और कौन कौन से किडनैपर को रिहाई हो चुकी है। वहां जितने भी किडनैपर की रिहाई हो चुकी थी मैं उन सभी का नाम और पता एक डायरी में लिखकर उनके पास जाने के लिए निकल पड़ा। समय शाम के लगभग 4 बजे का था। मुकेश जीप को चलाता हुआ जा रहा था और कुछ ही देर में हम एक एक करके सभी किडनैपर के पास जाना शुरू हो गए। वहां हम सभी से पूछना शुरू हो गए, क्या कहीं तुमने बच्चों को अगवा तो नहीं किया? वहां अनाथ आश्रम से बच्चे गायब हुए हैं, उसमें कहीं तुम लोगों का तो हाथ नहीं? लेकिन सभी किडनैपर का कहना था, नहीं सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब से हमें जेल की सजा हुई है तब से हम सुधर चुके हैं। हम ऐसे गलत काम करना बंद कर चुके हैं। हम वहां लगभग शाम के 6 बजे तक 5 किडनैपर के पास जा चुके थे, लेकिन 5 किडनैपर का कहना था कि सर हमने ये काम नहीं किया, सब ऐसा ही कह रहे थे। और अब शाम हो चली थी। मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश शाम हो चली है और अभी भी हमें 4 किडनैपर के पास जाना बाकी है। आज हम ये काम को नहीं कर पाएंगे। अभी पुलिस स्टेशन वापस चलते हैं, उसके बाद कल हम फिर से आएंगे और इन 4 किडनैपर के पास जाएंगे। हो सकता है उनके पास हमें कोई जानकारी मिल जाए। यही सोचकर हम अपने पुलिस स्टेशन वापस आ गए और फिर रात बीती। अगले दिन के लगभग 11 बजे के करीब मैं मुकेश को लेकर उन 4 किडनैपर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। वहां मैं एक एक करके सभी किडनैपर के पास जा रहा था। मैं वहां 3 किडनैपर से पूछ चुका था, लेकिन उनका भी कहना था कि सर मैंने ये काम नहीं किया है। मैं भी उसके हाव भाव से पता कर पा रहा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर झूठ बोल रहे होते तो मैं उसके चेहरे से देखकर पहचान जाता कि ये मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन वो लोग झूठ बोल ही नहीं रहे थे। अब सिर्फ एक किडनैपर बचा था जिसके पास हमें जाना था। मैं मुकेश से कहने लगा, चलो ये रहा इस किडनैपर का एड्रेस, यहाँ पर जीप को लेकर चलो। फिर हम उस किडनैपर के पास पहुंचे और वो किडनैपर अपने घर में बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और वो हमें देखते ही थोड़ा थोड़ा डर रहा था।
मैं उसके पास गया और कहने लगा, सच सच बताओ, कहीं तुमने किसी बच्चे को तो अगवा नहीं किया? यहीं एक अनाथ आश्रम से बच्चे गायब हुए हैं। अब मेरे इस बात को सुनकर वो व्यक्ति जो कि कभी किडनैपर था वो मुझसे कहने लगा, सर मैंने किसी बच्चे को गायब नहीं किया और ना ही मैं पहले कभी किसी बच्चे को गायब किया था। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि मैंने बच्चे को गायब किया है और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डाला गया था। मैं कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे एक बात बताइए कि वो बच्चे कब गायब हुए हैं? अब मैं भी उसकी बात को सुनकर उसे कहने लगा, अभी परसों ही जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई थी उसी दिन बच्चे गायब हुए हैं। अब मेरे इस बात को सुनते हुए वो कहने लगा, यकीनन यकीनन वही होगी, वो डायन, उसी ने बच्चे को गायब किया होगा, उसी के तो वजह से मुझे जेल जाना पड़ा था। वो व्यक्ति मुझे ऐसा कह रहा था और मैं उनसे कहने लगा, कौन सी डायन, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो उसका कहना था, वो डायन सर, मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं एक स्कूल बस को चलाया करता था। उस समय नवरात्रि का समय था और मैं स्कूल से सभी बच्चों को लेकर उनके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वहां रास्ते में अचानक से बस के अंदर कोई काले कपड़े में औरत आ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर चलते हुए बस में यह औरत बस के अंदर कैसे आ गई। और मैं उसे कहने लगा, कौन है आप? आपको दिखता नहीं क्या कि यह एक स्कूल बस है और आप चलते हुए बस में बस के अंदर कैसे आ गई? मेरी इस बात को सुनकर वो औरत बहुत ही अजीब सी हंसी में हंसने लगी थी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब सी थी और तब उसने अपने चेहरे से काले कपड़े को हटाया था और जब मैंने उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और मैं उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। कौन हो तुम? कौन हो तुम और तुम्हारे चेहरे से सफेद क्यों हैं? तब वो औरत कहने लगी थी, नैत्रिका डायन, तुमने कभी ना तो कभी मेरे बारे में अपने नानी दादी के मुझे कहानियां सुनाई होगा। वो डायन मुझे ऐसा कह रही थी और मैं बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। सच में मेरी दादी मुझे इस डायन के बारे में बचपन के दिनों में कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन ये डायन सच में है? मुझे तो लगा करता था कि ये बस कहानियां है, लेकिन ये डायन तो सच में है। लेकिन ये अभी तक जीवित कैसे है? मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो डायन मेरी ओर देखकर हंसे जा रही थी। वो कह रही थी, देखो तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। बस ये बच्चे या इस बस में जितने भी बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे साथ जाएंगे। वो इतना बोलकर कुछ मंत्रों को बुदबुदाना शुरू हो गई और फिर कुछ ही देर में उसके हाथ में राख आ गए थे और वो जो उसके हथेली पर राख थे वो सारे राख उस बस में फूंक डाली और वो राख उन बच्चों के शरीर पर पड़ते ही सारे बच्चे वहां बस के जरिए जमीन में समाना शुरू हो गए थे। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था, आखिर ये बच्चे जमीन में कैसे समा रहे हैं। मैं भागकर इधर उधर सारे बच्चों तक जा रहा था, वहां उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते सारे बच्चे जमीन में समा गए और फिर वो डायन हंसते हुए वो भी वहां जमीन में समा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद वहां पूरे शहर में ये खबर फैल गई, बच्चे गायब होने वाली खबर फैल गई और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे ऊपर इल्जाम लगा कि मैं ही किडनैपर हूं, मैं ही बच्चों को गायब किया हूं। लेकिन मैं उन्हें ये बताता रहा कि एक डायन थी जो कि बच्चों को उठा कर लेकर गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने मेरे इस बात पर यकीन ही नहीं किया। पता नहीं, शायद आप भी मेरे इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं। वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था और मैं भी हैरान था। हो सकता है क्योंकि मैं पहले भी ऐसी शक्तियों से सामना कर चुका हूं, ऐसी शक्तियां हमारे दुनिया में होती है। और मैं उस व्यक्ति से कहने लगा, लेकिन वो डायन बच्चों को अगवा क्यों करती है? क्या वो उसका खून पीती है? तो उस व्यक्ति का कहना था, नहीं सर, वो डायन शैतानों के देवता को बलि देती है, शैतानों के देवता को बलि देती है और अपना उम्र बढ़ाती है। वो डायन वहां, जैसा कि मेरी दादी मुझे बताया करती थी, वहां उस गांव में रहा करती थी जो यहाँ काली पहाड़ी के उस पार गांव है जो अभी वीरान पड़ चुका है। वहां पे टूटे फूटे घर हैं। वो कभी उस गांव में रहा करती थी। वो भी हमारी तरह साधारण इंसान थी, लेकिन वो शैतानों की देवताओं का साधना किया करती थी। वो एक एक करके बच्चों को बलि चढ़ाते गई। वो हर नवरात्रि में बच्चों को बलि देती गई और ऐसे ही उसकी शक्तियां बढ़ती चली गई। गांव वालों को यह बात पता नहीं था। गांव से बच्चे गायब होते, लेकिन गांव वालों को लगा करता कि कोई जानवर आता होगा, जंगली जानवर आता होगा जो कि बच्चों को उठा कर लेकर चला जाता होगा। इसी भी गांव वालों को यह पता नहीं चल पाया और कुछ ही दिनों में
उस औरत की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो इंसानों के सामने बच्चों को अगवा करना शुरू हो गई थी। वो वहां गांव वालों के सामने बच्चों को उठाकर लेकर जाती और जो भी गांव वाले उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते वो उसे जान से मार डालती। उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थी वो अब जमीन में समाने लगी थी और वो गांव वालों के सामने ही बच्चों को उठाकर लेकर जाती और गांव वाले उसका कुछ भी बिगाड़ ना पाते। फिर कुछ ही दिनों में वहां गांव में जितने भी लोग रहा करते थे सभी गांव वाले उस गांव को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि वहां उस डायन का आतंक था। वो वहां के कुछ बच्चों को मारकर खाया करती, उसका खून पिया करती और कुछ बच्चों को अलग अलग भूत प्रेतों का साधना करके उसमें बलि चढ़ाया करती। ऐसे उसकी शक्तियां बढ़ती चली गई और सारे गांव वाले उस गांव को कुछ ही दिनों में छोड़कर भाग गए और आज वो गांव पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। ये घटना मुझे मेरी दादी ने बताई थी। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, तो अभी वो डायन कहाँ मिलेगी? क्योंकि मुझे भी लगता है कि वही डायन उस अनाथ आश्रम से भी बच्चों को गायब की है, क्योंकि उस कमरे में जिस कमरे से बच्चे गायब हुए थे उस पूरे कमरे में राख बिखरे हुए थे। वहां पूरे कमरे के जमीन पर राख बिखरे हुए थे। मुझे लगता है कि वही डायन है जो बच्चों को उठाकर लेकर गई है। कहाँ मिलेगी वो डायन? तब वो व्यक्ति मुझसे कहने लगा, हो ना हो वो डायन आज भी उसी वीरान पड़े गांव में रहती होगी, क्योंकि वहां तो कोई आता जाता है नहीं। वो वहां अपने काम को बहुत ही इत्मीनान से करती होगी। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, तो फिर चलो तुम भी मेरे साथ चलो, उस गांव में हमें लेकर चलो, हमें अभी के अभी उस डायन को पकड़ना है। तब वो व्यक्ति कहने लगा, सर उस डायन को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो डायन जमीन में समा सकती है। जब भी कोई पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाएगा तो वो डायन तो जमीन में समा जाएगी, फिर उसे हम कैसे पकड़ पाएंगे? वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, हम उस डायन को नहीं पकड़ सकते लेकिन उन बच्चों को तो बचा ही सकते हैं। वो वहीं उसी गांव के किसी खंडहर पड़े घर में उन बच्चों को छुपा कर रखी होगी। जहां तक मैं जानता हूं कि डायने दुर्गा अष्टमी के दिन बच्चों का बलि चढ़ाया करती है। अभी तो दुर्गा अष्टमी है नहीं, वो वहीं बच्चों को कहीं छुपा कर रखी होगी। चलो हमें उन बच्चों को बचाना है। फिर वो व्यक्ति भी मान गया था और मैं, हवलदार मुकेश और वो व्यक्ति, हम तीनों जीप में बैठकर उस गांव में जाने के लिए निकल पड़े। वहां एक काली पहाड़ी के बीच से रास्ता गुजर रहा था और वो व्यक्ति उसी रास्ते पर हमें लेकर जा रहा था। हमें पहले उस काली पहाड़ी को पार करना पड़ा। उसके बाद हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां रास्ते पर कई सारे कपड़े फटे चिटे पड़े हुए थे। ये इंसानों के कपड़े थे, कुछ बच्चों के भी कपड़े थे जो वहां रास्ते पर इधर उधर फटे चिटे पड़े हुए थे। हम अपनी जीप को चलाते हुए उस गांव के अंदर की ओर बढ़े जा रहे थे। वहां पे कई सारे घर जो टूटे फूटे थे और मैं मुकेश से कहने लगा, जीप लगाओ, यहीं रास्ते के किनारे पर जीप लगाओ और एक एक करके सभी घरों में चेक करना शुरू कर दो। यहाँ पे जो भी घर टूटे फूटे हैं, जिसके अंदर एक भी कमरा अभी सही सलामत है, उन कमरों में जाकर चेक करो, हो सकता है वहां पे बच्चे होंगे। उसके बाद मुकेश भी जीप लगा दिया और हम जीप से नीचे उतरकर सभी घरों में जा जाकर चेक करने लगे। हम तीनों हर घर में जा जाकर चेक कर रहे थे और ऐसे ही हम वहां लगभग शाम के 6 बजे तक उस पूरे गांव को अच्छे तरह से चेक कर लिए थे। वहां सभी के घरों में जा जाकर चेक कर लिए थे, लेकिन वहां किसी भी घर में हमें बच्चे मिले ही नहीं। वहां सभी का सभी घर खाली पड़ा था। वहां पे ज्यादातर घर तो टूटे फूटे थे, लेकिन जिन घरों में एक भी कमरा सही सलामत था, मैं सभी घरों को चेक कर लिया था, लेकिन एक भी बच्चे मुझे मिले ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या वो डायन यहाँ नहीं रहती? हो सकता है वो किसी और जगह पे रहती होगी। मैं उस व्यक्ति से कहने लगा, यार मुझे लगता है यहाँ वो डायन नहीं रहती, क्या उसका कोई और ठिकाना है जो तुम्हें पता हो? मेरे इस बात पे उस व्यक्ति का कहना था, नहीं सर, मुझे अब भी पूरा यकीन है कि वो डायन यहीं इसी गांव में रहती है। हो सकता है दिन के वक्त वो जमीन में समाई होगी और वो रात के वक्त बाहर निकलेगी जमीन से बाहर। वो ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर बच्चे कहाँ गए? क्या बच्चे भी जमीन में समाये हैं? तो उसका कहना था, हो सकता है वो डायन अपने साथ बच्चों को भी जमीन में समा कर रखी होगी। जैसा कि वो बच्चों के ऊपर राख डालकर बच्चों को गायब करती है, उसी तरह से वो बच्चों को भी जमीन में समा कर रखी होगी। हो सकता है वो रात के वक्त बाहर निकलेगी। हमें यहीं रात के लगभग 9-10 बजे तक रुक कर देखना चाहिए। हो सकता है वो डायन बाहर आए। वो ऐसा कह रहा था और मैं भी मान गया था। मैं भी कहने लगा, तो फिर ठीक है, हमारे पास मोबाइल तो है ही, हम इसी के फ्लैश लाइट से काम चला लेंगे। यही सोचकर हम उस गांव में रुक गए। लेकिन रात के लगभग 8 बजे के करीब वहां उस पूरे गांव में अब तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी। यहाँ
इन तेज हवाओं के साथ धूल भी उड़ रहे थे जो हमारी आंखों में पड़ रहे थे। और मैं समझ नहीं पा रहा था, अभी गर्मी का तो मौसम है नहीं, इस समय में आंधियां नहीं आती, लेकिन यहाँ पे आंधी कैसे आ गई है? यहाँ ये धूल उड़ रहे हैं, हमारे आंखों पे पड़ रहे हैं। मैं उस व्यक्ति से कहने लगा, चलिए हम यहीं के किसी कमरे में छिप जाते हैं, जब तक ये आंधियां रुक नहीं जाती तब तक हम यहीं के किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर मैं, मुकेश और वो व्यक्ति वहीं एक कमरे में जाकर छिप गए। ये कमरा देखने में ठीक ठाक लग रहा था और हम वहीं उसी कमरे में रुके रहे। वहां लगभग 10 बज चुके थे, लेकिन वो आंधियां अभी भी चलना बंद नहीं हुई थी। हम वहीं रुके रहे और फिर लगभग रात के 11 बजे के करीब वहां काली पहाड़ी पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है जो आग जलाकर उसके पास खड़ा है। वहां कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाया गया था और वहीं उसी आग के पास कोई औरत जैसी लग रही थी जो काले कपड़े में थी और वो उस आग के पास खड़ा थी। मैं उस व्यक्ति से कहने लगा, वहां उस पहाड़ी पर देखिए, वहां पे उस आग के पास कोई औरत है जो शायद काले कपड़े में है, क्या वो डायन हो सकती है? वो व्यक्ति भी देखते ही कहने लगा, हाँ सर, यकीनन वही डायन है, हमें अभी के अभी उसके पास चलना चाहिए। हम उस कमरे से बाहर निकले। यहाँ अभी भी तेज तेज हवाएं चले जा रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर इतनी तेज हवाओं के बीच वहां वो आग कैसे जल रही है। उस आग को तो बुझ जाना चाहिए था इन हवाओं के कारण। फिर ऐसे ही हम चलते हुए इस काली पहाड़ी पर पहुंचे और वहीं उस काली पहाड़ी पर वो जो बड़ा सा एक पेड़ था, उसी पेड़ के पास खड़ा हम उस औरत को देखने लगे। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था और वो व्यक्ति देखते ही कहने लगा, यही है सर, यही है वो डायन जिसने उस दिन स्कूल बस से बच्चे को गायब की थी, नेत्रिका, यही है वो नेत्रिका डायन। वो व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं वहीं उस पेड़ के पास छिपा उस औरत को देख रहा था। वो औरत उस आग के चारों ओर चक्कर लगाई जा रही थी। वो औरत उस आग के गोल गोल चक्कर लगा रही थी और मैं उसे गौर से देख रहा था। वहां मैं आसपास भी देख रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। इसके आसपास तो कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे। और तभी जब गौर से मैंने देखा तो वहीं उस आग से कुछ ही दूरी पर कई सारे बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। शायद वो बच्चे बेहोश थे, उनके चेहरे दिखाई नहीं पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ आसपास बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। वहां सिर्फ उस आग की रोशनी में मैं उन बच्चों को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था। और तब मैंने देखा कि वो औरत वहां उस आग के गोल गोल चक्कर लगाते हुए कुछ मंत्रों को भी बुदबुदा रही है। पहले तो मुझे लगा था कि ये औरत सिर्फ इस आग का गोल गोल चक्कर लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कुछ मंत्रों को भी बोल रही थी। और मैं समझ गया था, यकीनन इसने इन बच्चों को बलि देने के लिए ही अगवा किया है। अब मैं कहने लगा, मुकेश से कहने लगा, चलो चलो इस औरत के पास चलो, इसे अभी के अभी पकड़ूंगा और अगर ये डायन भागने में कामयाब हो गई तो कम से कम हम इन बच्चों को तो बचा पाएंगे ना। हम उन बच्चों को लेकर अपने साथ पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। मैं ऐसा मुकेश से कह रहा था और मुकेश भी मान चुका था। वो भी कहने लगा, चलिए। वो व्यक्ति भी कह रहा था, सर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैं उसे मना कर रहा था, तुम यहीं खड़ा रहो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा दे। हम तो पुलिस वाले हैं और हमारा काम ही है मुजरिमों को पकड़ना। देखो, हमारे वजह से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तुम यहीं खड़ा देखो। लेकिन वो व्यक्ति मान नहीं रहा था। फिर मैं भी कहने लगा, तो चलो, अगर नहीं मान रहे तो चलो। फिर हम तीनों चलते हुए इस डायन के पास पहुंचे और वो डायन हमें देखते ही बहुत ही अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी थी, मुझे पता था कोई ना तो कोई मेरे काम में विघ्न डालने आएगा। तुम इंस्पेक्टर शिंदे हो ना, बहुत सुनी हुई तुम्हारे बारे में। तुम अब तक कई सारे डायन, भूत प्रेत, पिशाचों का सामना कर चुके हो ना, बहुत अच्छे। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? देखो, तुम मेरे काम में विघ्न डालने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा करूंगी। शायद तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ये व्यक्ति जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, उससे पूछो, ये मेरी शक्तियों का सामना किया है, ये देखा है मेरी शक्तियों का प्रदर्शन। वो ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, देखो इन बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी गोलियों से भून डालूंगा। मैं अपने गन उस डायन की ओर तान लिया था और वो डायन मुस्कुराते हुए कहने लगी थी, तुम क्या समझे हो मुझे कोई मामूली डायन? जिसका सामना तुम अब तक किए हो वो सारे मामूली डायन होंगे, लेकिन आज तुम्हारा पाला पता है किससे पड़ा है? नेत्रिका से, बुराई की रानी नेत्रिका से। तुम मेरा सामना कर पाओगे? वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसने लगी थी और वो कहने लगी थी, तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है? पूरे 300 साल।
पूरे 300 सालों से मैं यहाँ जीवित हूँ। न जाने तुम्हारे जैसे कितने आए गए, कितने सारे तांत्रिक, कितने सारे पुलिस वाले जो मुझे पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन पता है, जितने भी लोग मुझे पकड़ने आए सभी की मौत मेरे हाथों हुई, और शायद तुम्हारी भी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। देखो, चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ, या फिर अगर तुम्हें मेरी शक्तियों का प्रदर्शन देखना है, अपनी मौत को बुलावा देना है, तो आओ आगे बढ़ो, मेरा सामना करो। वो डायन इतना बोलकर हंसने लगी थी, और तब हवलदार मुकेश और वो व्यक्ति मेरे इशारे पर आगे बढ़ चले थे उस डायन को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी वो डायन हंसते हुए अपनी हाथों के उंगली को घुमाना शुरू हो गई थी। वो अपनी हाथों के उंगली को घुमाई और उसकी उंगली में एक लाल रंग की रोशनी चमकी, और वो रोशनी चमकते ही वहां हवलदार मुकेश और वो व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर हवलदार मुकेश और इस व्यक्ति को हुआ क्या। मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसके सांसों को चेक किया। उसकी सांसें तो चल रही थी, और वो डायन हंसते हुए कहने लगी, क्या हुआ, इतने में घबरा गए? ये तो मेरी शक्तियों का बस छोटा सा नमूना था। मेरे अंदर बुराई की शक्तियों का समुंदर है। अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम तीनों के सर के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। जाओ, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतार दूंगी। वो डायन ऐसा कह रही थी, और मैं अपने गन को तान दिया था, उस डायन पे तान दिया था और उससे कहने लगा था, इसे अभी कभी सही करो, इन्हें अभी कभी सही करो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोलियां चलाऊंगा। मैं ऐसा उस डायन से कह रहा था, और वो डायन हंसते हुए कहने लगी थी, जाओ, मैं इसे सही नहीं कर रही, चलाओ, मेरे ऊपर गोलियां चलाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे गोलियों से डर जाऊंगी? वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसने लगी, और वो मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें मूर्छित क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हारे बहादुरी को देखना चाहती हूँ। जितना तुम्हारे बारे में सुनी हूँ, सच में तुम उतने बहादुर हो भी या नहीं? वो इतना बोलकर फिर से हंसने लगी थी, और मैं उसके ऊपर गोलियां चला दिया। लेकिन मेरी गोली उसके शरीर में लगी ही नहीं थी, क्योंकि वो एक झटके में जमीन में समा गई थी, और वो फिर से एक झटके में जमीन से बाहर भी आ गई थी। और वो इस बार गुस्से में मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो, या फिर तुम इन बच्चों को मुझसे बचा कर लेकर जा सकते हो? जाओ, तुम्हें समय दिया, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाओ, तुम्हें समय दिया, तुम इस बच्चों को मुझसे बचा कर दिखाओ। मैं इन बच्चों को दुर्गाष्टमी के दिन बलि चढ़ाऊंगी, और देखती हूँ तुम मुझे ऐसा करने से कैसे रोक पाते हो। वो इतना बोलकर कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगी, और फिर कुछ ही देर में उसके हाथ में राख आ गया था, और वो सारे राख उस बच्चे के ऊपर फूंक डाली। वहां उन बच्चों पर राख पड़ते ही सारे बच्चे जमीन में समाना शुरू हो गए थे, और फिर देखते ही देखते वहां सारे बच्चे जमीन में समा चुके थे। और वो औरत हंसते हुए कहने लगी थी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इन बच्चों का बलि चढ़ाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, स्वयं देवता भी नहीं। वो इतना बोलकर जमीन में समा गई थी, और मैं वहां देखता ही रह गया। वहां सारे बच्चे मेरे आंखों के सामने से जमीन में समाये थे, और मैं वहां हवलदार मुकेश और उस आदमी को जगाने लगा। मैं उसे बार बार हिलाते हुए जगा रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वहां बहुत कोशिश किया, लेकिन वो जगे ही नहीं। उसके बाद मैं उसे अपने कंधों पर उठाकर वहां जीप के अंदर लाकर बिठा दिया। मैं ऐसे ही दोनों को उस जीप में लाकर बिठा दिया, और फिर जीप को चलाता हुआ मैं एक शमशान की ओर बढ़ चला, क्योंकि मैं एक तांत्रिक को जानता था जो वहां उस शमशान में रहते थे। मैं वहां ये सोचते हुए जा रहा था कि शक्तियों का काट सिर्फ शक्तियों से ही किया जा सकता है, इस डायन की जादू का काट एक तांत्रिक ही कर सकता है। मैं यही सोचकर जीप को चलाता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। वहां आसमान में चांद, जो कि अब डूबने को था, लगभग रात के 2 बजे का समय था, और कुछ ही देर में आसमान का ये आधा चांद डूब जाता। मैं अपने जीप को चलाता हुआ उस गांव से बाहर निकल आया था, और उस काली पहाड़ी को पार करके शमशान की ओर जीप को चलाए जा रहा था। लेकिन जब मैं शमशान के पास पहुंचा तो वहां बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आ जा रही थी, और मैं समझ पा रहा था यहाँ आसपास आत्माएं होंगे जो अजीब अजीब आवाजें निकालकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं जीप को चलाता हुआ सीधा शमशान के अंदर लेकर चला गया, और वहां सामने ही तांत्रिक बाबा आग को जलाकर कुछ मंत्रों का साधना कर रहे थे, और वो मुझे देखते ही कहने लगे, आओ, इतनी रात गए आए हो, आखिर क्या काम पड़ गया मुझसे? तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे, और मैं उनसे कहने लगा, बात ही ऐसी है, एक डायन जो मेरे इन दोनों दोस्तों को मूर्छित कर दिए हैं, हवलदार मुकेश और इस व्यक्ति को मूर्छित कर दिए हैं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? तो उनका कहना था, हाँ, मैं भी तांत्रिक हूँ, मैं एक डायन की शक्तियों का तो काट कर ही सकता हूँ,
लेकिन तुम ये तो बताओ कि कौन सी डायन थी जो इन दोनों को मूर्छित किया है। उसके बाद मैं भी तांत्रिक बाबा से कहने लगा, नेत्रिका डायन। फिर मैं उन्हें सारी घटना बताया और तब तांत्रिक बाबा भी कहने लगे, नेत्रिका डायन वो तो सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है जमीन में समाने की शक्ति। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन शर्तों को मानो तो मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। तो मैं भी उनसे कहने लगा, हाँ बाबा, मैं आपके सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए क्या शर्तें हैं। अगर आप मेरे इस काम में मदद कर सकते हैं तो मैं आपके सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। तब तांत्रिक बाबा भी कहने लगे थे, मैं तुम्हें एक लोटे में अभिमंत्रित करके जल दूंगा और वो जल उस पानी के छींटे उस डायन पर डालते ही वो डायन मेढक में बदल जाएगी और तुम्हें उस मेढक को पकड़ के मेरे पास लाना है। वो तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा था, लेकिन बाबा उस मेढक का आप क्या करोगे। तो तांत्रिक बाबा कहने लगे थे, देखो ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मैं उस मेढक को क्या करूंगा नहीं करूंगा इससे तुम्हें क्या करना है। मैं उस डायन को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। उस मेढक को मैं फिर से डायन के शरीर में बदल दूंगा। उसके बाद में उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। वो तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं अपने मन ही मन हंसने लगा था, कैसा लुच्चा तांत्रिक है। मैं भी उसे कहने लगा, ठीक है, मैं पकड़ कर लाकर दे दूंगा आपको। आप वो मुझे जल दे दीजिए और मेरे इन दोनों दोस्तों को ठीक कर दीजिए। उसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी आंखों को मूंद कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगे और वो राख को उठाकर मुकेश और उस व्यक्ति के शरीर पर डाल दिए। वो राख उसके शरीर पर डालते ही मुकेश और वो व्यक्ति दोनों जग चुके थे। वो अपनी आंखें खोल चुके थे और वो मुझसे कहने लगे, सर कहाँ आ गए हम, कहाँ है वो डायन। उसके बाद मैं भी मुकेश को सारी घटना बताया और मैं तांत्रिक बाबा से कहने लगा, तो बाबा आप वो जल दीजिए जिससे वो डायन मेढक में बदलेगी। और तब तांत्रिक बाबा मुझसे कहने लगे थे, देखो अभी मैं वो तुम्हें जल नहीं दे सकता। अभी तुम्हें 2 दिनों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि वो एक डायन है, शक्तिशाली डायन है और उसे मेढक बनाने के लिए मुझे भी जल को अभिमंत्रित करना पड़ेगा। मंत्रों का साधना कर जल को अभिमंत्रित करना पड़ेगा और तब जाकर वो जल बन पाएगा जिसके छींटे पड़ते ही वो डायन मेढक के शरीर में बदल जाएगी। तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं उनसे कहने लगा, लेकिन बाबा इतने दिनों में तो वो डायन बच्चों का बलि चढ़ा देगी, फिर फायदा क्या होगा उसे मेढक बनाने का। तब तांत्रिक बाबा कहने लगे थे, देखो घबराओ मत, जब तक दुर्गाष्टमी नहीं आ जाती वो डायन बच्चों का बलि नहीं चढ़ा सकती। और अभी दुर्गाष्टमी में पूरे 3 दिन बाकी हैं। तुम घबराओ मत, उससे पहले उस डायन को पकड़ लिया जाएगा। उससे पहले ही तुम इसे मेढक बना देना। तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान चुका था। उसके बाद मैं अपने जीप को लेकर मैं, मुकेश और वो व्यक्ति हम तीनों पुलिस थाने पहुंच आए। उसके बाद वो व्यक्ति भी अपने घर चला गया और हम दोनों, मैं और मुकेश 2 दिनों तक इंतजार करते रहे, क्योंकि निहत था उस डायन के पास जाना मौत को साफ साफ बुलावा देना था, क्योंकि हम अपने गोलियों से भी उस डायन का सामना नहीं कर पा रहे थे। हम वहां उस पर गोलियां चलाते और वो डायन जमीन में समा जाती। हम तो उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन हाँ वो हमारा जरूर नुकसान पहुंचा जाती। यही सोचकर हम 2 दिनों तक रुके रहे और 2 दिन बाद हम फिर से उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा भी जल को अभिमंत्रित कर चुके थे और वो उस लोटे में भरे जल को देते हुए मुझे कहने लगे, ये लो, ये रहा वो जल। इस जल के छींटे उस डायन पर पड़ते ही वो डायन मेढक में बदल जाएगी। लेकिन हाँ, इसी के साथ ये लॉकेट लो, ये लॉकेट जो तुम्हें बचाएगी, उस डायन के शक्ति से बचाएगी। वो दुर्गा माता की लॉकेट थी और वो मुझे देते हुए कहने लगे थे, ये साधना की हुई लॉकेट है, इसे बाजार से खरीदा हुआ लॉकेट मत समझना। ये लॉकेट मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डायन इस बार वो बहुत ही ज्यादा सतर्क होगी। वो पहले से ज्यादा सतर्क होगी। उसके आसपास भूतों का भी झुंड हो सकता है, भूतों का फौज हो सकता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये लॉकेट तुम्हें भूत प्रेत की शक्तियों से बचाएंगे। लो, इसे अपने गले में पहन लो। फिर हम दोनों उस दुर्गा माता की लॉकेट को अपने गले में पहन लिए और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, थोड़ा सावधानी से, थोड़ा सतर्क से, चालाकी से उसके ऊपर ये जल डालना है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके ऊपर ये जल डालकर उसे मेढक बनाने वाले हो, फिर तो वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आने वाली। सावधानी से। तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं भी मान गया था। फिर हम दोनों जीप में बैठकर वहां उस काली पहाड़ी की ओर बढ़ चले। शाम के 4 बजे का समय था और हम दोनों वहां उसी गांव में पहुंचे। हमें भी इंतजार करना था जब तक यहाँ पे रात नहीं हो जाती, जब तक कि वो डायन वहां उस काली पहाड़ी पर नहीं आ जाती, तब तक हमें इसी गांव में इंतजार करना था। हम वहीं एक टूटे हुए घर के पत्थर पर बैठ चुके थे।
मुकेश भी वहीं पर बैठा हुआ था और तब मुकेश मुझसे कहने लगा था, सर मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं भी उसे कहने लगा, कहो। तो उसका कहना था, सर इस लोटे के जल को किसी छोटे से बोतल में डाल लीजिए, जो बोतल हमारे पॉकेट में आसानी से आ सके, क्योंकि अगर इस लोटे को हम उस डैन के पास लेकर जाएंगे तो हो सकता है उसे हमारे ऊपर शक हो जाए, हो सकता है उसे हमारे इरादे के बारे में पता चल जाए, फिर तो हम उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, उसे कभी भी मेढक नहीं बना पाएंगे। मुकेश ऐसा कह रहा था और मैं भी सहमत था। सच में ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम वहीं उसी गांव में एक छोटे से बोतल को ढूंढने लगे, जो बोतल छोटा हो, जो हमारे पॉकेट में आसानी से आ सके। वहां पे बहुत देर तक ढूंढता रहा और तब जाकर एक छोटा सा बोतल मुझे मिल ही गया, जो वहां आधी जमीन में गड़ी हुई थी और आधा बाहर की ओर निकली हुई थी। उसमें ढक्कन नहीं लगे हुए थे और मैं उस बोतल को जमीन से खींचकर बाहर निकाला, उसमें उस लोटे के जल को डाल दिया। और अब हमें एक ढक्कन को भी खोजना था, क्योंकि बिना ढक्कन के इसे हम अपने पॉकेट में नहीं डाल सकते थे, इसे अपने पॉकेट में नहीं रख सकते थे। वहां बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक ऐसा ढक्कन हमें मिल भी गया, जो कि देखने में तो बहुत ही पुराना सा लग रहा था, लेकिन इस बोतल में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। मैं उस ढक्कन को उस बोतल में लगा दिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उस लोटे को वहीं जीप में रख दिया और इंतजार करने लगा रात होने का। फिर वहां समय बीता और रात के लगभग 11 बजे के करीब फिर से वो डायन उस काली पहाड़ी पर आ चुकी थी। वहां आग को जला चुकी थी और उस आग के गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो गई थी। अब मैं मुकेश से कहने लगा, तो मुकेश चले। मुकेश भी मान गया था और हम दोनों वहां उस काली पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां उसी पेड़ के पास खड़ा होकर उस डायन को कुछ देर तक देखते रहे, लेकिन आज उस डायन के आसपास कई सारे बच्चों के भूत थे, जो उस डायन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे। वो डायन उस आग के गोल गोल चक्कर लगा रही थी और कुछ मंत्रों को भी बुदबुदाए जा रही थी। और वहीं कई सारे बच्चों के भूत प्रेत जो उस डायन को शायद प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वहीं एक तरफ कई सारे बच्चे जो जमीन पर मूर्छित पड़े हुए थे। और मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश चलो आगे बढ़ते हैं, ये भूत प्रेत हमारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारे गले में ये दुर्गा माता की लॉकेट है, ये हमें इन भूत प्रेतों से रक्षा करेंगे। हम दोनों यही सोचते हुए आगे बढ़ने लगे। वो डायन हमें देखते ही पहले तो थोड़ा सा गुस्सा हो गई और वो मुझसे कहने लगी, तुम लोग बहुत ही जिद्दी हो, लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। वो डायन इतना बोलकर वहां बच्चों के भूतों की तरफ इशारा करने लगी थी। वहां कई सारे भूत, उनके अब आंखें चमकना शुरू हो गए थे और वो हमारी ओर देखकर बहुत ही अजीब नजरों से घूरना शुरू हो गए थे। उसकी आंखें चमक रही थी और वो भूत अब हमारी ओर बढ़ने लगे थे। वहां सभी बच्चे के भूत थे और वो एक साथ हमारी ओर बढ़े जा रहे थे। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा ये सोच रहा था, काश ये लॉकेट काम करे और ये भूत प्रेत हमारा कुछ नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा ये सोच रहा था और मुकेश वो भी मेरे साथ ही खड़ा था। फिर कुछ ही देर में वहां सभी बच्चों के भूत मेरे पास आ गया और वो जैसे ही अपने हाथ से मेरे शरीर को छुआ था, वहां सारे भूत मुझसे काफी दूर जाकर गिरे थे। ऐसा लगा था कि जैसे वहां सारे बच्चे के भूतों को बहुत ही जोरदार झटका लगा था और वो हमसे काफी दूर जाकर गिरे थे। वहां सारे बच्चे के भूत मेरी ओर अजीब नजरों से घूरने लगे थे और फिर से वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए इस बार भागते हुए हमारे पास आए। लेकिन इस बार जैसे ही फिर से वो हमें छूने की कोशिश करने लगे थे, इस बार फिर से उन्हें जोरदार झटका लगा और वो फिर से मुझसे काफी दूरी पर जाकर गिरे थे। वहां सभी बच्चे के भूत गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और वो डायन भी मेरी ओर बहुत ही अजीब नजरों से घूरना शुरू हो गई थी। वो डायन अब अपना अजीब अजीब सी मुंह बनाने लगी थी और फिर वो अपनी उंगलियां घुमाना शुरू कर दी। यकीनन वो हमारे ऊपर अपना जादू करना चाहती थी। वहां कुछ देर तक अपनी उंगलियों को घुमा घुमा कर देखती रही। वो बार बार वो अपनी उंगलियों को घुमाए जा रही थी। उसकी उंगलियों में लाल रंग की रोशनी चमकती, लेकिन हमें कुछ हो ही नहीं रहा था। वो डायन ऐसा ही बार बार करती रही और वो बहुत ही हैरान भरी नजरों से हमारे ओर देखे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन वो मेरे ऊपर जादू कर रही थी, हमारे ऊपर जादू कर रही थी, लेकिन उसका जादू हमारे ऊपर चल ही नहीं रहा था। वो डायन बहुत ही हैरान भरे नजरों से हमें देख रही थी और वो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जादू काम क्यों नहीं कर रही। और तब
मैं अपनी गन को उसकी ओर तानते हुए कहने लगा, अब तुम्हारा जादू काम नहीं करने वाला, लेकिन मेरा गन तुम्हारे ऊपर जरूर काम करेगा। मेरे गन की गोलियां तुम्हारे शरीर में जरूर लगेगी। मैं अपनी गन उस डायन की ओर ताने हुए था और वो डायन बहुत ही गुस्से भरे नजरों से हमारी ओर देख रही थी। वो बार बार अपनी जादू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका जादू हमारे ऊपर नहीं चल रहा था। मैं एक गोली चला ही दिया, उसके शरीर पर एक गोली चलाया, लेकिन फिर से वो जमीन में समा गई। फिर से एक झटके में वो जमीन से बाहर आ गई और वो डायन मुझसे कहने लगी, पता नहीं मेरी शक्तियों को क्या हुआ है, नहीं तो अभी के अभी तुम दोनों के सर के टुकड़े टुकड़े कर देती। कोई बात नहीं, किसी और दिन तुम दोनों को मारूंगी। अभी मैं यहाँ से जाती हूँ। वो इतना बोलकर अपनी आंखों को मूंद फिर से कुछ मंत्रों को बुदबुदाना शुरू हो गई और मैं समझ गया था अब वो राख लाने वाली है और यहाँ से बच्चों को अपने साथ जमीन में समा कर लेकर जाएगी। वो अपनी आंखों को मूंद कुछ मंत्रों को बुदबुदाए जा रही थी और मैं अपने गन को वहां जमीन पर रख अपने जेब से उस बोतल को निकाला, उस पानी को हाथ में लिया और उस डायन के शरीर पर दे मारा। जैसे ही वो बोतल का पानी, वो अभिमंत्रित किया हुआ पानी उस डायन के शरीर पर पड़ा, वो डायन एक मेढक के आकार में बदल चुकी थी। वो एक मेढक बन चुकी थी और वो वह उस आग के आसपास फुदकने लगी थी। वो मेरी ओर देखकर लगातार घूरे जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। वो बार बार फुदके जा रही थी और वो डर डर की आवाजें निकाले जा रही थी। मैं उसके पास गया और मैं उसे अपने गन दिखाते हुए कहने लगा, अब बताओ, क्या तुम्हारे शरीर में गोलियों को दाग दूं? क्या तुम्हारे शरीर में अपनी 6 की 6 गोलियां दाग दूं? तुम्हारा तो मौत यहीं हो जाएगा। वो डायन टर टर की आवाजें निकाले जा रही थी और वो मेरी ओर गुस्से भरे नजरों से देखे जा रही थी। वो एक मेढक बन चुकी थी, लेकिन वो फिर भी मेरी ओर गुस्से भरे नजरों से देख रही थी। और तभी मुझे उस तांत्रिक बाबा की बात याद आई। उनका कहना था कि तुम्हें उस डायन को मेढक बनाकर मेरे पास लेकर आना है, लेकिन मुझे उस डायन पर दया आ रहा था। मैं उस डायन से कहने लगा, देखो, एक तांत्रिक बाबा जो मुझसे कहे हैं कि तुम्हें मेढक बनाकर मेरे पास लेकर आना है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें पकड़कर उसके पास लेकर जाऊंगा, उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाऊंगा, तो यकीनन वो तांत्रिक बाबा तुमसे अपना मन चाहा काम करवाएंगे। यही सोचकर मैं तुम्हें नहीं पकड़ रहा। जाओ, तुम आजाद हो। जाओ, तुम जंगलों में भाग जाओ। मैं तुम्हें नहीं पकड़ रहा। मैं तांत्रिक बाबा से बहाना बना दूंगा, उनसे कह दूंगा कि तुम जंगलों में भाग गए और मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाया। मैं ऐसा उस डायन से कह रहा था और वो डायन भी फुदकता हुआ उस काली पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ गांव की ओर भागने लगी। उसके बाद मैं मुकेश से कहने लगा, मुकेश, यहाँ कुल 20 बच्चे हैं। इन बच्चों को उठाओ और जीप में डालो। इन्हें तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना है, वही इन्हें ठीक कर सकते हैं। शायद ये मूर्छित हैं। उसके बाद हम दोनों मिलकर वहां कैसे भी करके उन 20 बच्चों को अपने जीप में डाला, उन्हें जीप में बिठाया और उसके बाद जीप चलाता हुआ उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। तांत्रिक बाबा हमें देखते ही कहने लगे, क्या हुआ, उस डायन को पकड़े, वो मेढक बन पाई? मैं भी उससे कहने लगा, बाबा वो मेढक तो बन गई, लेकिन वो वहाँ खंडहर पड़े गांव की ओर भाग गई। वहाँ टूटे फूटे ईंट के बीच घुस गई और मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं ऐसा उस तांत्रिक बाबा से कह रहा था और तांत्रिक बाबा भी थोड़ा सा गुस्सा थे। वो मुझसे कह रहे थे, तुम लोगों से एक मेढक नहीं पकड़ा जाता, कैसे तुम पुलिस वाले हो, एक मेढक को नहीं पकड़ पाते हो? उसके बाद मैं तांत्रिक बाबा से कहने लगा, अब मैं क्या करूं बाबा, वो डायन मेढक थी, वो फुदकता हुआ वहाँ गांव की ओर टूटे फूटे खंडरों में भाग गई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, रात का समय था। तो तांत्रिक बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं उसे जाकर ढूंढ लूंगा। अभी फिलहाल मैं इन बच्चों को ठीक कर देता हूँ। फिर मैं भी वहाँ उन बच्चों को जीप से नीचे उतार दिया। उसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ मंत्रों को बुदबुदाते हुए हाथ में राख को लेकर वो सारे राख उन बच्चों के शरीर पर डाल दिए। शरीर पर वो राख पड़ते ही सारे बच्चे उठ चुके थे, उनकी मूर्छा खत्म हो चुकी थी और वो बच्चे उठते ही रोना शुरू हो गए थे। मैं उनसे कहने लगा, देखो रो मत, मैं तुम्हें जल्द ही अनाथ आश्रम में पहुंचा दूंगा, जहां तुम रहते थे वहां पहुंचा दूंगा। वो बच्चे भी चुप हो गए थे और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, जाता हूँ, मैं इस डायन को पकड़ता हूँ, उसे मैं अपना गुलाम तो बनाकर ही रहूंगा। वो इतना बोलते हुए कुछ मंत्रों को बुदबुदाए और वो एक झटके में उस शमशान से कहीं गायब हो गए। मैं भी समझ चुका था वो काली पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद मैं सभी बच्चों को जीप में बिठाकर उसी अनाथ आश्रम में लेकर चला गया। वहां वो औरत सो रही थी और मैं उसे जगाया। वो उठी और मैं उनसे कहने लगा, ये रहे आपके अनाथ आश्रम के बच्चे, मैं सभी बच्चों को बचाकर ले आया हूँ। वो औरत भी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद करने लगी
और मैं उनसे कहने लगा, ये तो पुलिस वालों का फर्ज होता है, ये हमारा फर्ज है। फिर वहाँ सारे बच्चे अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। उसके बाद मैं और मुकेश अपने जीप में बैठकर पुलिस थाने वापस आ गए। लेकिन मैं आज भी अपने पुलिस स्टेशन में ये बैठा सोचता हूँ कि क्या वो तांत्रिक बाबा उस डायन को पकड़ पाए होंगे, उस मेढक बने डायन को पकड़ पाए होंगे। अगर वो पकड़ पाए होंगे तो वो उस डायन से कैसे कैसे काम करवाते होंगे। हो सकता है वो तांत्रिक बाबा उस डायन को पकड़ने में कामयाब हो गए होंगे। लेकिन क्या होगा जब कभी वो डायन फिर से आजाद हो जाएगी, जब वो डायन फिर से उस तांत्रिक से आजाद हो जाएगी, तो क्या फिर से वो बच्चों का बलि चढ़ाएगी? क्या फिर से वो किसी गांव को वीरान बना जाएगी? इसका जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या वो तांत्रिक बाबा उस डायन को पकड़ पाए होंगे या फिर वो मेढक बनी डायन भागने में कामयाब हो पाई होगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।